बाजार में गिरावट का अंदेशा है। क्या बाजार में यह गिरावट बढ़ेगी? क्या जिस करेक्शन की बात हो रही है वो करेक्शन बढ़ेगा? क्या डर लग रहा है? बहुत पैनिक हो रहे हैं? और आखिर माल किसका निकल रहा है? और इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रीट में हर जगह यह खबर है कि निफ्टी 18,300 आ जाएगी। ये सपोर्ट तोड़ा इसने तो 18,000 आ जाएगी। और मैं कहता हूं कि अगर 17,800 भी आ गई तो फर्क क्या पड़ता है? डरना किन्हें चाहिए? अरे डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाई है। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग में काम किया है। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने उधार लेकर पैसा बाजार में लगाया है और बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनने की आकांक्षा रखते थे। और सबसे ज्यादा डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने एक साथ बहुत सारा पैसा एक ही प्राइस पर लगा दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए। और जब अब बाजार गिर रहा है तो इन सभी के लिए पीड़ादायक साबित हो रहा है। और यह कोई नई बात नहीं है। बाजार हमेशा ही गिरता उठता चलता है। यह मालूम होना चाहिए कि हर 2-3 महीने में बाजार ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। यह नॉर्मल बात है। एक ट्रेंड चला था कि नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, क्या दिक्कत है? कोई नई चीज हो रही तो बताइए। बाजार का तो काम ही है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब मुझे क्या करना है? तो भाई साहब, मैं कैश में खरीद कर बैठा हूं। मैंने तो कोई फालतू की पोजीशन बनाई नहीं है, तो मुझे कैसा डरना? और फिर मेरा धैर्य पहाड़ जैसा है। 6 महीने भी बाजार नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझको। दूसरी बात, मैं 19,200 के इंतजार में था कि वहां जाएगी निफ्टी तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, कुछ शेयर्स बढ़ेंगे। चलो निफ्टी नहीं गई, नीचे आ गई तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? 18,300 नहीं 17,800 आ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? बैठे रहेंगे भाई चुपचाप, यही तो होगा। दूसरा सबसे जो बड़ी बात है वो आपका माइंडसेट है। तो मैंने इस बात के लिए अपने मन को पहले से तैयार कर रखा है कि बाजार गिरेगा तो क्या करना है, बाजार बढ़ेगा तो क्या करना है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो अचानक आ गई है और मुझे अचानक डिसीजन लेना है। मेरे डिसीजन पहले से तैयार है कि मुझे क्या करना है। कोर्स ऑफ एक्शन तैयार है। आप समझ रहे हैं कि सांप की पूंछ पे रखा पैर तो फन से वो काट लेगा आपको, नहीं तो अपना जा रहा है। ये ऐसे ही उदाहरण दे दिया आपको। कहने का मतलब पहले से तैयारी है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। पोपली अंकल की बात याद आती है, वो भूलता ही नहीं वो जो उन्होंने सिखाया। बाजार ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, बाजार नीचे आएगा तो खरीद लूंगा। नवंबर में भी मैंने अपने टेलीग्राम में कई बार बताया था और वीडियोस में भी बताया था कि दिसंबर तक बाजार है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, यही चलता रहेगा। और यह भी तो समझिए, दिसंबर छुट्टी वाला महीना है। सारे लोग अभी 25 दिसंबर की क्रिसमस की तैयारी में लग जाएंगे। और जो बाहर के लोग हैं, यूएस का हो गया मार्केट या यूएस की इकोनॉमी हो गई, यूरोप हो गई, बाहर के जो भी हैं, तो उनका तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है ना, ये लास्ट क्वार्टर है ना। और जो बजट आएगा वो उनका जनवरी से नया डिसाइड होगा ना, तो बाजार वहां से उस हिसाब से करवट लेगा ना। ये भी तो समझो। और बजट से याद आया कि 1 फरवरी को तो इंडिया का भी बजट आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाजार में गिरावट हो रही है ये प्री बजट रैली या पोस्ट बजट रैली की तैयारी का एक हिस्सा हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। तो बाजार तो गिर रहा है, लेकिन इसमें मासूम भेड़ें मारी जा रही हैं, आम रिटेल इन्वेस्टर मारा जा रहा है। नए रणबांकुरों के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अभी शेयर मार्केट के लिए ट्रेंड नहीं किया है। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं सबसे बड़ी बात है, ये दोनों चीज पे लागू होती है। शेयर मार्केट पे भी लागू होती है और किसी पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर पे भी लागू होती है। किसी भी शेयर या स्टॉक को बढ़ाने की शुरुआत यानी उसकी तेजी की शुरुआत और मंदी की शुरुआत ऑपरेटर करता है।
ये ऑपरेटर शुरुआत करता है और एक सीमा तक वो घटाता है शेयर को या फिर बढ़ाता है, जैसा उसका इंटरेस्ट होता है, जैसा ट्रेंड चल रहा होता है, जैसा वो चाहता है, जैसा वो पब्लिक को दिखाना चाहता है। और इसके बाद पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू होती है, फिर वो पब्लिक के लिए छोड़ देता है। तो आग ऑपरेटर लगाता है और आग में घी डालने का काम पब्लिक करती है। रिटेल की सहभागिता डिसाइड करती है कि ट्रेंड किधर और जाएगा तेजी में। तो ये पार्टिसिपेशन आखिरी में पब्लिक का होता है। ऑपरेटर सिर्फ शुरुआत करता है और पब्लिक के लिए उसके बाद छोड़ देता है और किनारे बैठ के वो भी साक्षी भाव से देखता है। अगर ट्रेंड उसके फेवर में काम कर रहा है, यानी कि जो पब्लिक आपस में रिटेल भिड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उसके फेवर में चल रहे हैं कि वो चाहता है कि स्टॉक अब गिरे और मुझे पैसा ना लगाना, पब्लिक ही पैनिक करके गिराती जाए, तो बैठा रहेगा। या शेयर को मुझे बढ़ाना है और पब्लिक ही आपस में लड़के उसको पार्टिसिपेट करके ऊपर ले जाए, तो भी बैठा रहेगा उसके फेवर तक। और उसके फेवर के दूसरी तरफ काम हो रहा है, विपरीत काम हो रहा है, तब फिर वो थोड़ा सा और पुश कर देता है, तो फिर पब्लिक वैसे काम करने लगती है। तो पब्लिक मींस मासूम भेड़ें, थोड़ा सा गाइड कर दो सारी भेड़ें वहीं जाके गिर पड़ती हैं, फिर वो देखती नहीं सर उठा के कि जाना किधर है। तो यही खेल है बाजार का। ये मनोविज्ञान समझिए कि डिसाइड करता है ट्रेंड को ऑपरेटर और फिर पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। अभी सब तेजी में थे एकदम, किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा ये जो बैंकिंग की तेजी लगी, अभी सब ट्रेड तेजी में, क्रेडिट ग्रोथ और सब कुछ सब है। अभी 2000 पॉइंट गिर जाएगा तो भेड़ें उधर चलने लगेंगी, काली भेड़ें पता लगा नीचे घुस जाएंगी, फिर बैंक घुस जाएगा 2000 पॉइंट निफ्टी और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर सेंटीमेंट गड़बड़ हो जाएगा, फिर बैंक की तेजी गायब हो जाएगी, फिर पैनिक हो जाएगा। तो कर कौन रहा है? ड्रोन व्यू देखो, ड्रोन व्यू में सबकी असलियत दिखाई पड़ती। कभी सैटेलाइट से ऊपर से देखना, सारे घर एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, गली मोहल्लों में टहल के बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, ऊपर से सबकी छत गंदी दिखाई पड़ती है। इंडिया में ज्यादा होता है, फॉरेन में तो काफी खूबसूरत दिखाई पड़ती है छतें। तो ड्रोन व्यू देखो, ऊपर से समझो कि बाजार कर क्या रहा है। देखिए, मैं किसी भी ट्रेड के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूं यहां पे कि ट्रेड लो, ना मैं खरीदारी की कोई राय दे रहा हूं, ना बिकवाली की कोई राय दे रहा हूं। मैं सिर्फ शेयर बाजार का मनोविज्ञान बता रहा हूं कि शेयर बाजार काम कैसे करता है और मैं कैसे काम करूंगा। इतनी सी लर्निंग दे रहा हूं, इतनी सी एजुकेशन दे रहा हूं इस वीडियो में। तो समझने का प्रयास करिएगा, ना बिकवाली करने लगिएगा ना खरीदारी करने लगिएगा। ये तो शेयर बाजार है। शेयर बाजार क्या, जिंदगी भी ऐसी होती है, वही शेयर बाजार। यहां पर हमारे आपके इमोशन से खेला जाता है। अब ये निर्भर करता है कि वो इमोशन से डोमेस्टिक वाले इन्वेस्टर खेल रहे हैं, डोमेस्टिक डीआईआईस खेल रहे हैं या एफआईस खेल रहे हैं, ये नहीं पता है। बिसात उन्होंने बिछा दी है, हम सब मोहरे हैं। आम रणबांकुरे, यहां पे शतरंज की बिसात में सिर्फ मोहरे हैं। उनको चला कोई और ही रहा है, कभी डोमेस्टिक चलाता है, कभी एफआईस चलाते हैं। यह बात समय काल देश परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है कि कब किसका पड़ला भारी होगा। एफआईस ने बहुत बिकवाली की तो डोमेस्टिक ने सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और उसका भी श्रेय रणबांकुरों को जाता है। ये कोरोना काल की एक ही बड़ी उपलब्धि थी कि शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा। किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि पार्टिसिपेशन तो बढ़ा लेकिन कुछ गंदी लतें लग गई ऑप्शन फ्यूचर जैसी, उसमें यूथ बर्बाद हो रहा है। तो ये सिचुएशन के अनुसार सारी चीजें बदलती रहती हैं। सब लोग गिरगिट हैं शेयर बाजार में, अपना रंग बदलते रहते हैं। आज किसी पे बुलिश है, कल बताएंगे ये वाली लाइन ट्रेंड लाइन टूट गई अब गिर रहा है। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बता देंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत बढ़िया चल रहा था, अब ये एंगल्फिंग बन गया है और यहां से गिर गया, अब खत्म काम। इसमें कौन सी महारत है भाई? ऑपरेटर ने पिक्चर ही ऐसी दिखाई है। यश चोपड़ा ने दिलवाले दुल्हनिया बनाई तो स्विट्जरलैंड की ठंडी ले रहे थे हम लोग, जब हम लोग पिक्चर देखे थे आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले। उसी में हम लोग भी रम गए थे, स्विट्जरलैंड में ऐसे भी नजारे हैं, देख रहे हैं। था ना वो कल्चर। डायरेक्टर जो दिखाएगा, ऑपरेटर जो दिखाएगा वो देखेंगे, वही चार्ट दिखाता है, आप देखते हो। फिर उस पिक्चर में जैसे हम लोग खो जाते हैं, 3 घंटे के लिए वहीं खो जाते हैं, 3 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारी असली हैसियत क्या, हम कहां हैं, नहीं तो वहीं उड़ रहे होते हैं फिल्मों में, कल्पना के लोक में। तो शेयर बाजार में भी कल्पना के लोक में अरे बस अब मार्केट भागा जा रहा है, अरे मार्केट बहुत गिर गया भागो, दोनों तरह की स्थितियां होती हैं। उसको समझना होता है, विवेक को जागृत रखना होता है, होश में रहना होता है, साक्षी भाव से दूर से दृष्टा बन के देखो। अगर उसी घटना में इन्वॉल्व हो जाओगे तो घटना के पात्र हो गए, घटना की तटस्थता को नहीं पहचान पाओगे।
जब तटस्थ होकर बाहर देखोगे तब दो ग्रुप, दो पक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और हम भी क्या इसी में पार्टिसिपेट करके इन्हीं के साथ चल रहे हैं या कुछ अलग से सोच पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा समय देंगे तो समझ में आने लगेंगी मेरी बातें। अब बात जिसकी वजह से मार्केट में ये हाहाकार जैसा और ये पैनिक क्रिएट हुआ, अभी हुआ नहीं है, अभी हो ही रहा है। आरबीआई ने 0.35% का रेपो रेट बढ़ा दिया, जबकि वो 0.5 का बढ़ाना था, तो पॉजिटिविटी तो ली नहीं उसकी कि 15 पैसे कम किया है। उनकी कमेंट्री पे ध्यान दे दिया कि अभी बहुत महंगाई है और फरवरी में भी ऐसा होगा। भविष्य कोई नहीं देख के आया है। हो सकता है फरवरी में जो वो रेट हाइक करें उसके बाद ना करें। हो सकता है अमेरिका में भी फरवरी के बाद बंद हो जाए। हो सकता है 6 महीने बाद कुछ नया सिनारियो हो, तब नई बात हो। तो जो शेयर बाजार में बहुत ज्यादा समय के लिए, उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है यार। अब मेरा है जैसे, तो जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मार्केट घुस भी जाएगा, कोरोना काल में घुस गया था तो क्या मार्केट छोड़ के चला गया था? 50% गिर गया था तब भी मार्केट में बैठा था। बढ़ रहा है तब भी बैठा हूं, 2008 में भी बैठा था, उसके बाद बैठा ही हूं। कहीं गया तो नहीं ना छोड़ के। बाजार में रुकना महत्वपूर्ण है, पैसा वो कमाएगा। ऐसे क्षण क्षण में अगर आएंगे और जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और जिस बात, जो महंगाई की बात हो रही है यार, महंगाई तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम बचपन में जब जाते थे तो 50 पैसे का टाटा नमक मिलता था। तो बचपन नहीं, खूब हाई स्कूल इंटर की बात हो रही है। 50 पैसे का टाटा नमक मिलता था और टाटा नमक आज 25 रुपए का है। तो महंगाई नहीं बढ़ रही है। इंदिरा जी के जमाने में भी महंगाई बहुत थी, तब भी वो हार गई थी महंगाई के चक्कर में। आज मोदी जी के जमाने में भी महंगाई है। अरे महंगाई कभी कभी अच्छी होती है। जैसे ऐड आता है ना, दाग अच्छे होते तो महंगाई अच्छी होती है। इससे पता चल रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ है, कुछ डिमांड है। अब हम लोगों ने अगर विकास किया है तो उस विकास का ही एक आवश्यक घटक है महंगाई। महंगाई पूरी गायब भी हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है। पढ़िएगा इकोनॉमिक्स। महंगाई बहुत ज्यादा भी गड़बड़ है, बहुत कम भी गड़बड़ है, एवरेज बनी रहो। जिस महंगाई की इतनी बात हो रही है, इसकी तो आदत है हम लोग को इतनी महंगाई की। 1% अभी कम हो जाएगी महंगाई, ओके हो जाएगी, 5 के नीचे आ जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महंगाई और महंगे कर्ज का भूत इस तरह से हावी हो गया कि टीवी पर भी लोगों ने घोषणा कर दी कि 15,000 का निफ्टी दिख सकता है अगले कुछ महीनों में। और पूरे यूट्यूब में यह बात ट्रेंडिंग होने लगी कि शेयर बाजार की गिरने की संभावना है। क्योंकि अब सब जानते हैं, क्या सोचते हैं, कहीं मैं गलत ना साबित हो जाऊं तो सब ये कहेंगे देखो मैंने बता दिया था मार्केट गिरने की आशंका है। अरे हम कह रहे हैं मार्केट गिरने की आशंका नहीं, गिर गया समझो। लेकिन हम उसके बाद की बात बता रहे हैं कि गिर गया तो क्या करना। अरे गिर गया तो गिर जाने दो। 15 दिन गिरा है, इसके बाद फिर ऊपर हो जाएगा। हम कह रहे हैं 6 महीने गिरा रहेगा, उसके बाद ऊपर हो जाएगा। टीवी में यह बात तो सबने सुनी कि 15,000 निफ्टी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद का वक्तव्य सुना था कि 15,000 अगर निफ्टी आ जाए तो अपना सारा घर बार बेच के पैसा लगा दो शेयर बाजार में। यह नहीं सुनी किसी ने, यह पॉजिटिविटी किसी ने नहीं सुनी। अरे हम कह रहे हैं अगर उस समय पैसा नहीं भी होगा, यह दुख होगा कि यार महंगे फंस गए ऊपर, तो भी हमको क्या करना है, हमको सिर्फ बने रहना है। 15,000 का झोंका आएगा नीचे, मान लो आ गया। पहले या तो 15,000 पूरा नहीं आएगा, 15,800 भी आ गया मान लो, या 15,000 आ गया, चलो मान लेते हैं। तो यार क्या बाजार वहीं रुक जाएगा? 1-2 महीने बाद फिर तो रिकवर करेगा। और जिस बात की बात हो रही कि वहां पे पैसे लगा देना, मान लो वहां पर पैसे नहीं है कि हम घर बार बेच के लगा पाए, हम डरते हैं, तो भी जितने लगे हैं उसके बाद की जो रैली होगी, अगर वो 22,000 तक गई तो उसका एंजॉय करेंगे ना, वहां प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन नट सेल तो हम प्रॉफिट में रहेंगे ना, अगर बीच का टाइम निकाल दो। बैंक में एफडी कराने जाते हो तो पहले दिन से ब्याज जोड़ने लगते हो। 4 साल 5 साल की एफडी कराते हो, ध्यान ही नहीं देते हो बीच में क्या हो रहा है। जब मैच्योर कराने जाते हो तो लगता है पूरे पैसे मिल गए, या सालाना उसका विड्रॉल कर रखा है इंटरेस्ट का तो वो मिल गए। वैसे शेयर मार्केट है यार, एंड रिजल्ट देखो, एंड रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल वाला मामला है। समझो तो दिल को समझाना सीखो यार। दिल पहले धड़कने लगता है, पेट पहले गुड़गुड़ करने लगता है। मार्केट गिरा नहीं कि बाथरूम पहुंच गए। ऐसा नहीं कि हम नहीं पहुंचे हैं, हम भी पहुंचे हैं, हमने वीडियो में भी शेयर किया है। लेकिन अब सीख लेना उससे कि वही करते रहेंगे। एक गलती बार बार करने वाला मूर्ख कहलाता है, गलतियों से सीखने वाला समझदार कहलाता है। इस बात को नोट करिए। तो फिर से मुद्दे पे आ जाता हूं कि डरे कैसे लोग।
फ्राइडे को यह बात वायरल हो गई कि बाजार गिरने वाला है, पैनिक का पूरा माहौल हो गया, बाजार गिराया गया या गिर गया। अब जो आम मासूम भेड़ें थी, जो मासूम रिटेलर थे, रणबांकुरे थे, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में देखा कि एक साल में तो वैसे भी कुछ मेरा शेयर चला नहीं, निफ्टी वहां पहुंच गई और मेरे शेयर चले नहीं, और जो शेयर चले वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, तो वो थोड़ा सा डरे, वो पैनिक हुए, किसी ना किसी के वीक हैंड से माल निकल गया, तो मासूम भेड़ एक बार फिर से मारी और बड़ा पैनिक हुआ। चलो ये हो गया, मान लिया। लेकिन फ्राइडे का एक डेटा मेरी नजर में आ गया, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि क्या हुआ। 158 करोड़ 158 करोड़ की सेलिंग की एफआईज ने, और डोमेस्टिक डीआईज ने 500 करोड़ की बाइंग की। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 350 करोड़, ये किसका माल बिक गया? ये किसका माल बिक गया? और जब बाजार में इतना अंदेशा है कि गिरावट है, तो डोमेस्टिक को क्या पड़ी थी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, कि कल खरीद ले 350 करोड़ का माल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मंडे को कुछ और होने वाला है, बाजार में कुछ और दिखने वाला है, या 2-3 दिन बाद कुछ और दिखने वाला है। ये वीक हैंड्स का माल निकल गया, नॉर्मल जो रिटेलर्स हैं उनके हाथ का माल छुड़ा लिया गया, निकलवा लिया गया। टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था, बाजार तरीके से बेवकूफ बना रहा है, बनाएगा भी आगे। डोमेस्टिक 500 करोड़ खरीद के गए हैं, तो ये 350 करोड़ किसका माल बिक गया? क्या बड़े बड़े एचएनआई ने बेच दिया? किसने बेच दिया? और अगर बड़े बड़े एचएनआई या बड़े बड़े ग्रुप्स ने बेच दिया, तो डोमेस्टिक ने काय खरीद लिया? तो जाहिर सी बात है कि आम रणबांकुरा फिर फंसा, उसी का माल निकल गया। ये खेल हुआ। ऐसा मेरा निजी राय है, मेरी ओपिनियन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी भी ओपिनियन दीजिएगा। और आपको तो मैं बता ही चुका हूं, पैनिक वाला ट्रेंड का बटन दबाया गया, पैनिक बटन पुश किया गया, ट्रेंड को चलाया गया, ऑपरेटर किनारे बैठ गया, इसके बाद पब्लिक ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और मासूम भेड़े एक ही कुएं में जाके कूद के गिर गई और बाजार गिर गया। और फिर शाम को आपने देखा वो थोड़ा सा कवर कर लिया, वहीं पे माल उठा के ले गए। डीआईज ने आखिरी चरण में जो मार्केट का था, आखिरी 1-1.5 घंटा वहां माल खरीदा है, या धीरे धीरे खरीदा जरूर है। पूरे बाजार में यह हल्ला हो गया कि मंदी का असर इंडिया में भी आ सकता है। मैं कतई इनकार नहीं करता कि इंडिया में मंदी का असर नहीं आएगा, लेकिन क्या खाना छोड़ देंगे हम? पीना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, नंगे हो जाएंगे मंदी का असर आएगा तो? कोई चीज नहीं खरीदेंगे, सारी डिमांड जीरो हो जाएगी। और जब मंदी का असर आ रहा है तो इतना बता के आएगा बाजार को, इतना सबको सावधान करके आएगा कि मंदी आ रही है गुरु, तुम सब लोग सावधान हो, होश में रहो, तभी हम गिरेंगे मार्केट। ऐसा होता है। 15,000 आना है तो मार्केट तब आएगा जब आप सब लोग तैयार हैं कि गुरु आ रहा है, हम लोग पहले से तैयार हैं। अरे 15,000 तब आएगा जब आपको होश भी नहीं होगा, तब वो अचानक से 15,000 आ जाएगा मार्केट। और मैं ये सारा क्रियाकलाप शेयर बाजार का साक्षी भाव से देख रहा हूं बाहर से बैठकर। भैया, जो ये शेयर बाजार की वॉलेटिलिटी होती है टेम्परेरी है। अगर थोड़ा सा नजरिया बड़ा करके देखेंगे तो इंडियन इक्विटी मार्केट की तेजी शाश्वत है। अभी ये थोड़े थोड़े फेस आ रहे हैं, नीचे गिर पड़ता है मार्केट, फिर बढ़ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, बड़ी तेजी से वंचित हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं जब इतना डर लगता है तो स्विंग ट्रेड किया करो ना भाई, अपना प्रॉफिट पहले से डिसाइड कर लिया करो, 10-20% वो कमा के निकल जाया करो, वो भी नहीं करते हो। अब बैंक में लोग अभी मरेंगे, प्रॉफिट नहीं बुक किए ना, फिर अचानक गिर जाएगा, कहेंगे अब क्या करें। और पीएसयू बैंक में बहुत तेजी है, मैं भी खुद करेक्शन का इंतजार कर रहा हूं, करेक्शन आएगा उसके बाद नई तेजी स्टार्ट होगी, ये नियम है। पीएसयू स्टॉक यहां से डबल होंगे बैंक के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले करेक्शन का इंतजार है, मुझे दोबारा एंट्री करनी है। ये मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि आ जाए तो एंट्री करूंगा, और अगर सीधे भाग रहा है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ विचार बना रहा हूं कि अगर थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो कहीं से एक छोटा सा आरपीएस मोड का एक हल्का सा टुकड़ा डाल, जब कोई ईटीएफ का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि करूंगा क्या, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा मेरा। देखिए एक चीज समझिए, ये बाजार गिरना है, गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा तो मैं वेट कर लूंगा यार, 6 महीने साल भर वेट कर लूंगा। और मेरी अगर कुछ पैसे की सेविंग्स होगी, कुछ पैसे की बनेगी व्यवस्था, तो मैं नीचे भी खरीदारी कर लूंगा थोड़ा सा। देखिए एक बात समझिए, हर महीने के जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो 20-22 होते हैं, छुट्टी पड़ जाए तो 18 होते हैं या 17 होते हैं, इसी तरह होते हैं 20-22। उसमें मैक्सिमम 5-7 ट्रेडिंग सेशन में काम करना होता है, बहुत ज्यादा खींच लो तो 10 ट्रेडिंग सेशन में काम करना होता है।
बाकी चुपचाप बैठकर यार उसकी एक्टिविटीज देखनी होती है शेयर बाजार की, कि क्या कर रहा है। रोज काम ही थोड़ी ना करना होता है। पहले तो ये दिमाग से निकालो कि रोज काम करना है। रोज काम करने के चक्कर में कभी कभी गलत काम ले लेता है, फालतू के ट्रेड ले लेता है, वही ट्रेड फंस जाते हैं। जब ऐसी गिरावट होती है ना, अभी जो भी गिरावट हुई है, इसमें यही गड़बड़ हो जाता है। जो फालतू के ट्रेड होते हैं, जबरदस्ती ले लिया, बाद में मन कहता भी काहे ले लिए यार, फंस गए। उस फंसने के चक्कर में जो आपके अच्छे ट्रेड रखे होते हैं पोर्टफोलियो में, वो शेयर भी बेचने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पैसे तो पूरे करने हैं और आप अपनी आदत से मानोगे नहीं, बाज नहीं आओगे। आपने खरीदा ही उसको, क्या होता, मार्जिन लेके होगा, तो मार्जिन वाली व्यवस्था में गड़बड़ हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताने जा रहा हूं, डायरी में लिख लीजिए। कुछ बातें होती हैं जो आपको डायरी में लिख लेनी चाहिए। शेयर बाजार में आप तभी सीख पाएंगे जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। अगर शेयर बाजार में बराबर पार्टिसिपेट ही करते रहेंगे तो चिंतन कब करेंगे। एक वाकया बताता हूं। जब मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग था, और मैं एग्जाम के पहले ही पढ़ता था, 4-5 दिन पहले, बाकी तो पढ़ाई कम ही करता था। तो किताब को शुरू से पढ़ता था और 4-5 पन्ने पढ़े, उसके बाद किताब कर देता था बंद, और फिर अपने मौलिक विचार डेवलप करता था कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या तात्पर्य है। चिंतन करके पूरा समझने की कोशिश करता था कि जो मैंने पढ़ा सीखा वो याद है दिमाग में मुझे, मेरी तरीके से, ना कि किताब की तरीके से। अगर वो याद है तो फिर एग्जाम में फिर हमको कोई पछाड़ नहीं सकता, हम लिख देंगे ही, क्योंकि हमने चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात होती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पढ़ने के बाद, वो एक्चुअली में पढ़ने के बाद आपका चिंतन डिसाइड करता है, आप कैसा चिंतन करते हैं। रटने वाली व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं है। रटने वाली व्यवस्था से नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान शायद 0 ही रह जाए, आप सिर्फ पढ़ाकू रह जाएं, कढ़े हुए ना हो पाए। ये सब मेरे अनुभव हैं जीवन के, जो शायद गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के लिए आपका चिंतन मनन करना जरूरी है। वैसा ही शेयर बाजार है। इस समय अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो आत्म परीक्षण करिए, अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स का अवलोकन करिए, देखिए कि कहां गलती कर दी थी, उस चीज का चिंतन करिए, ध्यान करिए, और साथ में यह भी देखिए कि हमने क्या अच्छाई कर दी थी। दोनों तरफ का देखना है, अवलोकन दोनों तरफ का होगा, आत्म विवेचना दोनों तरफ की होगी शेयर बाजार के लिए। क्या गलती कर दी, क्या ट्रेड गलत ले लिए जो गिरते हुए मार्केट में हमें पछतावा दे रहे हैं, और क्या अच्छाई कर दी, प्रॉफिट बुक कर लिया, जो मौका दे रहे हैं कि हम नीचे खरीद सके, हमारे पास कैश आ गया। दोनों बात का चिंतन करिए, इसका समय जरूरी है, ये देना है। अगर ऑब्जर्वेशन में टाइम नहीं दोगे तो शेयर बाजार में सीखोगे क्या। अगर कामें करते रहोगे तो सीखने का समय कब मिलेगा। थोड़ा अलग बैठकर देखो तो कि हो क्या रहा है, तो वो ये समय देता है। जब भी शेयर बाजार गिरे तो बस तुरंत अपना बटन ऑन कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन वाला, स्कैनिंग वाला, देखिए कहां कहां क्या गड़बड़ की, अपने पोर्टफोलियो को देखिए, पढ़ाई करिए, समझिए क्या गड़बड़ हुई, क्या अगली बार और अच्छा करें कि एग्जाम्स में और अच्छे नंबर आ सकें, कौन सा पाठ छूट गया था पढ़ने के लिए उसको याद कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात का, जो मैं समझाना चाह रहा हूं तात्पर्य वो समझिए। और इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि बाजार गिर रहा है तो अब क्या होगा, क्योंकि डरना मना है। बाजार का उठना, गिरना, चलना, रुकना, ये सब तो लगा ही रहता है। यही तो बाजार के आवश्यक अंग हैं। बाजार नीरस सा रहेगा तो मजा ही नहीं आएगा। एक तरफा पैसा तो कोई नहीं कमा के देता है यार। जो गाय दूध देती है वो भी 2-3 महीने के लिए रुक जाती है ना दूध देना, उसको कहते हैं गाभिन हो गई, अब बच्चा आएगा फिर दूध होगा। तो हर जगह नियम है यार, कंटिन्यूटी कहीं नहीं बनती है, जिग जैक ही है मामला। देखो टाटा जी ने बताया था, धड़कन अगर जिग जैक नहीं रहेगी, सीधी चलेगी तो मर जाता है आदमी, मुर्दा कहलाता है। धड़कन ऐसे ऐसे चलती है तो मार्केट भी ऐसे ऐसे चलेगा। मार्केट में जीवन है बाकी, इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं फिर ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब जब वैसा हो जाता है तो बड़ी घबराहट हो जाती है कि नहीं। धड़कन आपकी अगर एकदम अनियमित हो जाए तो घबराहट हो जाती है, धड़कन दिल की। वैसे शेयर बाजार है, गड़बड़ हो जाता है मामला। तो वहां पे थोड़ा सा मजबूती रखो यार, आत्मबली बनो। तो वीडियो में आज जो मैंने चर्चा की आपसे, अगर आपको अच्छी लगी हो, मन में कोई बात समाई हो, कुछ समझ में आया हो, तो तब लाइक करना वीडियो।
और अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो, अगर वो वास्तव में बाजार के लिए कुछ सीखना चाहते हैं और सोचते हैं कि देखो टेक्निकल का ज्ञान बहुत अच्छा, फंडामेंटल का अच्छा, बैलेंस शीट पढ़ लो, कैश फ्लो पढ़ लो, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ पढ़ लो, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक सब कुछ पढ़ डालो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसके बिना शेयर मार्केट में गुजारा नहीं है। गुजारा अगर शेयर मार्केट में करना तो जो मैं बता रहा हूं वो तो सीखना ही पड़ेगा देर सवेर, इसके बिना शेयर बाजार में टिक नहीं पाएंगे। सारा ज्ञान 90% एक तरफ और 10% वाला ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है जो 90% पे भारी पड़ जाता है। इसे ऐसे ही समझ लो, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हो तो 90% 98% मेहनत और 2% भाग्य, तो ये 2% भाग्य है। अगर शेयर बाजार का मनोविज्ञान नहीं समझा और अपनी इमोशंस पे काबू नहीं पा पाए तो बाजार में रुकना मुश्किल है, और जब रुकना मुश्किल है तो पैसा कमाना तो अत्यंत मुश्किल है। समझे आप? चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।